नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंड शो और मेरा नाम है नीरज। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में बहुत तूफानी तेजी थी। फिर थोड़ा सा करेक्शन आया, फिर तरह तरह की खबरें आई। सिल्वर में फिजिकल डिलीवरी नहीं मिल रही है तो ईटीएफ में किसी ने रोक लगा दी कि लमसम इन्वेस्टमेंट। ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, तो इन सब पर आज हम गपशप करेंगे अभय जी के साथ। अभय अग्रवाल सर हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमने सोचा कि तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हर एक पे कमेंट कर सकता है। अदरवाइज एक्सपर्टाइज ये मैं तो इस पे बोलूंगा, मैं उस पे नहीं बोलूंगा। ये कमोडिटी है, ये मार्केट, सब पे गपशप होगी और आप उसको उसी तरीके से सुनिए और आनंद लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इनसाइट्स आपको मिलने वाली हैं। और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है, आप देखना शुरू कर चुके हैं। तो अभय सर कैसे हैं आजकल, क्या चल रहा है, दिवाली की तैयारी कैसे चल रही है? सर अच्छी चल रही है। आई थिंक जीएसटी के कट के बाद काफ़ी पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। मतलब मैं जहाँ भी जा रहा हूँ देख रहा हूँ कि कंजम्पशन की जो इतने 6-8 महीने से जो रुका हुआ था, पिछली दिवाली से रादर जो रुका हुआ था, इस बार मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी बाइंग है, मूड भी अच्छा है लोगों का। तो ओवरऑल गुड, अच्छा लग रहा है मुझे। तो मतलब ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है, और एक क्या वेल्थ इफेक्ट भी आ रहा है जो आपने देखा। लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, गोल्ड के प्राइस बढ़े और गोल्ड हमारा काफी अच्छा ओन्ड एसेट है इंडिया में। तो एक वेल्थ इफेक्ट भी आता है, लोगों को लगता है कि अरे बस हम तो अमीर हो गए, तो चलो थोड़ा और खर्चा कर लेते हैं। तो वो भी जो एक वेल्थ इफेक्ट जिसको हम कहते हैं सेंटिमेंटली, वो भी ड्राइव कर रहा है कंजम्पशन को इस समय। सेफ्टी लोगों को लगती है कि चलो इतना का तो सोना मेरे पास पड़ा है, तो कुछ खरीद लेता हूँ। तो अच्छा है एनवायरनमेंट, आई थिंक इज क्वाइट बुलिश, पॉजिटिव। अगला साल अच्छा निकलना चाहिए मार्केट्स के लिए भी। मुझे एक चीज बताइए कि लोगों ने एलजी के उतने टीवी, फ्रिज और ओवन नहीं खरीदे जितना उसका शेयर खरीदने के लिए बेताब है। मतलब जी, लाखों करोड़ का सब्सक्रिप्शन, ये क्या चल क्या रहा है ये? एलजी में इतना बुलिश लोग, वो भी ओएफएस में। आई थिंक एक वो Hyundai के टाइम भी ऐसे ही दिखा था हमने, नीरज जी आपको याद होगा तो, क्योंकि ये ब्रांड बहुत सॉलिड है, मतलब बड़े रिकॉग्नाइज ब्रांड हैं, तो लोगों को ये एक सेफ्टी की फीलिंग आती है कि कुछ भी हो, ब्रांड तो अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, बिक जाएगा, पैसा ऐसा बनेगा। पर आई थिंक एक ये सावधानी जरूर रखनी चाहिए कि देखिए पूरा ओएफएस है, कोई पैसा कंपनी के ग्रोथ में नहीं जा रहा है। ये पूरी जो कोरियन कंपनी है वो अपने देश में ले जाएंगे सारा पैसा आपका। तो और Hyundai का क्या हुआ शेयर का हाल, वो भी हमने देखा। नंबर 2 पे थी कंपनी जब वो आईपीओ किया था उन्होंने, और अब नंबर 4 पे आ गए हैं। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। आई थिंक इसमें काफी स्पेकुलेटिव डिमांड है कि खरीद लेंगे, थोड़ा प्रीमियम मिल जाएगा, निकल जाएंगे। मुझे नहीं लगता ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं इसमें। तो वही प्ले चल रहा है। पर आई थिंक एलजी लिस्ट होगी तो अब उनको भी अच्छी परफॉर्मेंस मार्केट पर्सपेक्टिव से दिखानी पड़ेगी। इन्वेस्टर को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ये यूफोरिक ट्रेड्स होते हैं कुछ, पर वो उतनी जल्दी निकल भी जाते हैं फिर। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा लोगों पर पैसा बहुत है साइड में ना। जी ये जी। सब पैसा जो है बचा के रखे होंगे, नए नए आईपीओ में लगाते रहेंगे, तो पैसे की कमी नहीं है लोगों के पास, खूब दबा के पैसा है। और सोना चांदी भी खरीद रहे हैं लोग। पहले आज मार्केट्स, पहले आज सोना चांदी की बात करते हैं। आपने जब पिछली बार कितने टन सोन चांदी खरीद ली थी, उसके बाद डिलीवरी बंद हो गई। मतलब मैं ये कैसे सेंस किया था आपने कि इतना कर देंगे तो डिलीवरी रोक देंगे हम? उसका हम डिस्कस करते हैं, पर पहले मैं आपसे एक थोड़ा कठिन सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझसे बहुत कठिन सवाल पूछे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए हमारे जो इतने बड़े इन्वेस्टर्स जो सब पढ़े, वॉरेन बुफे, चार्ली मुंगर, पीटर लिंच, और बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स लिखी उन्होंने। सबका व्यू बहुत नेगेटिव था गोल्ड पे हमेशा। मतलब लोगों ने लिखा है कि भाई गोल्ड मत लो, अनप्रोडक्टिव एसेट है, ये तो बढ़ेगा ही नहीं। पर वो सारे एडवाइस, सारी सब वैल्यूएशन मल्टीपल वगैरह सब फेल हो गया। अभी आप देखिए गोल्ड में अच्छी तेजी है। तो मुझे आपसे ये समझना है कि क्यों जो वॉरेन बुफे, चार्ली मुंगर और ये सब बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कभी गोल्ड को खरीदा नहीं, क्यों उनका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर रहा है गोल्ड को? आपने भी आज बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है। आपने मुझसे बहुत पूछे हैं, अब मेरी बारी है। देखिए अबे जी, गोल्ड की कीमत बढ़ी कहाँ है? मैं तो कह रहा हूँ गोल्ड तो वहीं पे है बेचारे, उसकी कोई कीमत नहीं बढ़ी हुई है। ये तो आप लोगों की करेंसी डिप्रिशिएट हुई है, आपने महंगाई बढ़ा ली है। गोल्ड तो बेचारा वहीं पे है, उसमें क्या वैल्यू एडिशन हुआ है? गोल्ड वैसे ही बना हुआ है। आपकी करेंसी वीक हो रही है, आपकी करेंसी एक्सेस में है, उसका भाव गिर रहा है तो गोल्ड का दाम बढ़ रहा है। मतलब मुझे याद है कि मेरे दादाजी कहा करते थे कि मिडिल क्लास फैमिली का एक महीने का खर्चा 10 ग्राम सोने के भाव के बराबर होता है किसी भी टाइम फ्रेम में, 1000 साल पहले से आज तक।
1,25,000 से ज्यादा महीने खर्चा आपका नहीं होगा। जब हम्म, 8 था तो 8,000 था, 5,000 था तो 20, 8 सवा लाख है, सवा लाख है। तो उसकी तो प्राइस कांस्टेंट उसकी वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही है ग्लोबली। इस वजह हम्म, से ये बढ़ रहा है। जैसे 2 किलो गेहूं का भाव 1 किलो चावल के बराबर होता है हमेशा। आप कभी हम्म, भी देखते हो। तो बेचारी कमोडिटी बदनाम होती है कि उसका दाम बढ़ गया। वो तो भी मुझे तो लगता है गोल्ड तो भी दाम बढ़ा ही नहीं है, तो बहुत भी पता नहीं कहाँ जा सकता है। जितना आप हम्म, छापते रहोगे नोट, उतना हम्म, ज्यादा गोल्ड के दाम बढ़ते रहेंगे। हम्म, दूसरा इसका जो कनेक्शन है ना अभय जी, वो सिंपल है कि आप इतना ज्यादा अपने सिस्टम में ये फिएट करेंसी क्रिएट कर रहे हैं, हम्म, उसकी वजह से उसकी सप्लाई पे इम्पैक्ट आ रहा है। हम्म, जैसे एक फिगर है कि 2000 से लेकर 2025 के बीच में आज तक यूएस ने $6 ट्रिलियन के डॉलर छापे हैं। हम्म, लास्ट 2 ईयर में थोड़ी स्पीड कम की है, क्यूई कर रहे थे, क्यूटी कर रहे थे वो, लेकिन जी, इतने उन्होंने छाप दिए हैं। अब उनका जो डेफिसिट है वो करीब करीब $1.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है, फिस्कल डेफिसिट यूएस का। तो हम्म, और ग्लोबल करेंसी तो जब इतना ज्यादा आप छापोगे, तो फिर तो गोल्ड में बेचारे का तो चलना ही है। जी, और गोल्ड की जो माइनर है, जो सप्लाई है, अब गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी नहीं है ना, आयरन ओर टाइप की कितना भी निकालो वो तो निकलती भी नहीं है। तो हम्म, सब हमेशा कमोडिटी को हम लोग सप्लाई से ट्रैक करते हैं, ना कि हम्म, प्राइस से। अगर सप्लाई लिमिटेड है, सीमित है, तो फिर सोने के दाम बढ़ेंगे, तो फिर वॉरेन बुफे चार्ली मंगर का फार्मूला नहीं चलेगा। फिर हमारे माँ बहनों का फार्मूला चलेगा जो 25 जी, साल से आपको बीट कर रही हैं, और आप जी, समझ नहीं पा रहे हैं कि यार ये खेल क्या हो रहा है, जी, क्योंकि आप अपने ट्रैप में फंस रहे हैं। हम्म। मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और आई थिंक जो आपने सेकंड जो बात कही कि जो कैसे हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं, हमारी जो फैमिली में गोल्ड है, इतने सालों से बचा के रखा हुआ लोगों ने, बढ़ाते रहते हैं हर दिवाली त्योहार के दिन, शादी के अवसर पे, जो कल्चर है, आई थिंक वो एक अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का भी कल्चर है। लोगों के पास मैं मिलता हूँ, कहते हैं हमारे तो 70 साल से, हमारे तो परदादा के जमाने का सोना पड़ा हुआ है जो हम हर दिवाली पे निकालते हैं सिक्के। तो ये एक अल्टीमेट लॉन्ग होल्डिंग भी है ना। आई थिंक स्टॉक मार्केट में क्या होता है, थोड़ी तेजी होती है तो थोड़ा लोग घबरा जाते हैं, अच्छा मार्केट बहुत बुलिश हो गया, अभी करेक्शन आएगा, अभी निकाल देते हैं, अभी बेच लेते हैं, खरीद लेते हैं। पर सोना एक ऐसी चीज है जो सदाबहार है, लोगों ने रखा हुआ है। और जैसा आपने कहा, मैं पढ़ रहा था एक जगह की पूरे दुनिया का जो गोल्ड रिजर्व है वो सिर्फ इतना है कि एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल को आप भर सके, उससे ज्यादा सोना नहीं है दुनिया में। और हम्म, दूसरी बात क्या हुई कि बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न जो गाइडेंस थी कि आप सोना मत लीजिए, वेस्टर्न कंट्रीज और सेंट्रल बैंक्स बहुत अंडर इन्वेस्टेड है गोल्ड में इस समय। हम्म, क्योंकि हाउस होल्ड्स में उनको बताया गया कि ये जेंजी है, ये जेंजी को गोल्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको तो डिजाइन चाहिए, तो आप सोना वोना मत लीजिए, आप हैवी ज्वेलरी मत लीजिए। पर जो एशिया में और जो मिडिल ईस्ट में कल्चर है वो अभी भी सोने का है। तो हम्म, काफी गोल्ड का माइग्रेशन फिजिकल भी हुआ वेस्टर्न कंट्रीज से, और वेस्टर्न कंट्रीज अभी अंडर ओन्ड है। अब उनको डर ये है कि सारा सोना तो चला गया वहां, हम किस में रिजर्व रखेंगे। और जैसे आपने कहा, मैंने देखा काफी डी डॉलराइजेशन भी हुआ है। राइट। फॉरेक्स जो जो आप बता रहे थे मुझे कि कैसे सेंट्रल बैंक्स ने भी अपना चेंज किया है पर्सपेक्टिव, डॉलर एसेट से निकाल के फिजिकल गोल्ड में ट्रांसफर किया है इस समय। तो आई थिंक काफी सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि बुफे और वैल्यू इन्वेस्टर्स जो हैं, जो सिर्फ प्राइस मल्टीपल देखते हैं, वो इस एसेट क्लास को समझ नहीं पाए। वो उनको लगता है कि अभी भी 60% इक्विटी 40% डेट में रखें, वो एक एसेट एलोकेशन अच्छा है। अब फाइनली जब 22 बढ़ गया, तो अब मैं देख रहा हूं कि जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स जैसे लोग, मॉर्गन स्टैनली बोल रहे हैं कि आपको गोल्ड में भी 10 से 20% रखना चाहिए। और अगर वो हम्म, फॉर्मूला किक हुआ तो $1 ट्रिलियन की बाइंग तो सिर्फ यूएस से आएगी ईटीएफ्स की। तो हम्म। वो सोने का भाव कहां पे ले जाएगी, आप सोच सकते हैं सिर्फ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, पर आपकी बात ठीक है एकदम। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखिए, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, गपशप चल रही, तो इसको कोई भी सुन के इसको बाई सेल का रिकमेंडेशन न माने। ये सिचुएशन एनालिसिस है, मेरा व्यू नहीं है, सिचुएशन एनालिसिस है। अब आप ये देखिए कि यूएस में क्या हो रहा है। इतना ज्यादा वहां पे करेंसी है और इतना ज्यादा उनके पास डेट हो गया है कि उसको उनको रिटायर करना है, और यानी सर्विसिंग में उनको दिक्कत आ रही है। तो क्या कर रहे हैं, आपने खबरें पढ़ी होंगी, फैक्चुअली कभी बात चल रही कि हम फ्रंट नॉक्स में जाके गोल्ड रिवैल्यू करेंगे, कितना है पहले तो देखेंगे, अभी तो देख नहीं पाए अब तक, लेकिन कितना है देखेंगे, फिर उसको हम रिवैल्यू कर सकते हैं कि जो हमने $800 पे खरीदा था, अगर उसको हम आज के भाव पे करेंगे तो हमारे पास 1.51 ट्रिलियन के आसपास पैसा आ जाएगा।
तो हम अपना डेट रिटायर कर सकते हैं कि 6 टाइम्स वो हमको पैसा मिल जाएगा। ये सब फैक्चुअल थ्योरीज चल रही है, सही अभी क्या होना पता नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात चल रही है कि अगर ये मान लीजिए यूएस कर दे कि जो यूएस के अंदर डॉलर है, मतलब टोटल दुनिया में जो इस समय डॉलर घूम रहा है, पूरी दुनिया में जो मनी सर्कुलेशन इन टर्म्स ऑफ डॉलर है वो करीब करीब 1.5 ट्रिलियन के आसपास, डेढ़ नहीं शायद 2.5 या 1.5 में से एक फिगर में कंफ्यूज हो, दो में से एक कोई फिगर है। अगर उसमें से यूएस में जो पैसा घूम रहा है, यूएस गवर्नमेंट ये कह दे कि हम इसको तो गोल्ड बैक करेंगे, बाकी को हम गोल्ड बैक नहीं करेंगे, वो आपके पास है, वो उतनी ही सेफ है, सब कुछ है, देयर आर नो टू टाइप ऑफ डॉलर्स, ओनली वन टाइप ऑफ डॉलर्स, बट वो आप रखिए, और अगर आप चाहते हैं कि उसको करना तो आप स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। करेक्ट, यस, ठीक है, अब ये सब बातें पब्लिक में हैं। अब मेरा इसमें मैं जो इसका इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं कि 1960 में जब निक्सन ने कहा था गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं रखना मुझे, आप इनडायरेक्टली आ जाके गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम अपने डोमेस्टिक डॉलर को गोल्ड से बैक कर देंगे, बाहर वाले डॉलर की मुझे चिंता नहीं है। तो अगर गोल्ड स्टैंडर्ड इनडायरेक्टली सिस्टम में आ रहा है या फॉर द टाइम बीइंग क्वासी रिजर्व करेंसी का गोल्ड बन रहा है, तो फिर गोल्ड का भाव कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, है ना। इतनी लिक्विडिटी आपने डाल रखी है सिस्टम में, अगर आप लिक्विडिटी और गोल्ड प्राइस को कंपेयर करें तब तो बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस दिखता है। यस, एक एस्टिमेट लोग लेके चलते हैं कि उसका सीधा सीधा निकालते हैं कि M2 जितनी है उसको डिवाइड कर दो गोल्ड, अवेलेबल गोल्ड से, तो एक फार्मूला वो निकलता है। दूसरा फार्मूला ये निकलता है इंटरप्रिटेशन कि उस समय, जिस समय ये 2011 में या 2020 में जो सर्कुलेशन में थी, उस समय जो गोल्ड का प्राइस था, उसके बीच का अगर आप रेशियो निकालेंगे और आज देखेंगे तो बहुत डिफरेंस दिख रहा है। ये अलग अलग थ्योरीज चल रही है, लेकिन एक चीज जो फैक्चुअल है कि सारे फंड और सारे बड़े फंड मैनेजर, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स हो, मॉर्गन स्टैनली हो, जूलियस बेयर हो, सबको ये लगता है कि हार्ड एसेट में अब एलोकेशन करना ही बिल्कुल। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी मुझे लगता है निकल के आ, तो शायद इसीलिए लोग भाग भाग के गोल्ड खरीद रहे हैं, बट गोल्ड है ही कहाँ। और यहाँ पे हमारे यहाँ तो कल्चर था हमेशा खरीदने का, था हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि हम खरीद रहे हैं, और हमने तो देखा है और हर भाव पे लिया है लोगों ने। शादी होती है, दिवाली होती है, हर त्योहार पे ऑस्पिशियस माना जाता है। बड़ा चेंज आ रहा है वेस्ट में, जहाँ पे पैसा भी मोटा है। अगर वो 2% भी एलोकेशन चेंज करते हो, कहते हैं कि हमको चलो 2% फिजिकल गोल्ड, या ईटीएफ भी ले तो ईटीएफ वाले को भी फिजिकल गोल्ड लेना पड़ता है उस यूनिट्स को बनाने के लिए। तो अब वो गोल्ड की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, जैसे आपने कहा। तो एक ऐसे इन्वायरमेंट में है इस समय, जैसे बिटकॉइन में हुआ था। बिटकॉइन में क्या हुआ था कि एक लिमिटेड सप्लाई वाला कॉइन है, तो 10 से लेके अब वो $1,25,000 पे है। वो इसलिए क्योंकि एक लिमिटेड सप्लाई है, और जो बायर हैं जब वो आते हैं लेने, तो जो प्राइस है वो कहीं का कहीं भी जा सकता है। तो मैं आपके पास से एकदम सहमत हूं कि जिस तरह का अभी इन्वायरमेंट बन रहा है, और अभी यूएस और वेस्ट में अभी एलोकेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ गोल्ड में, और जैसे वहां पे गोल्ड में एलोकेशन स्टार्ट होगा तब प्रॉपर तेजी आएगी। अभी तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा, ये मेरी कोई एडवाइस नहीं है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ये तो हमारी गपशप वाला शो है, पर मुझे लगता है कि ये काफी इसमें अभी भी काफी है रैली में दम, जो बनेगी अभी इसमें यहाँ से। करेक्ट बिल्कुल। तो वो इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखना चाहिए। लेकिन एक मजेदार बात ये हो रही है कि देखो, हर मार्केट में, हर समाज में बहुत सारे प्लेयर होते हैं और हमेशा डिवाइडेड होते हैं। सोने और चांदी को लेकर के इतनी बुराइयां चल रही है ना, एक कैंप है गिराओ, इसीलिए मुझे लगता है कि रैली में अभी बहुत दम है। इसीलिए मुझे लगता है जितने, जब तक एक कंसेंसस नहीं बनता ना, ये जो बेयर होते हैं यही आके पीक बनाते हैं। जब ये बेयर होते हैं ना, जब ये खरीदने की सलाह देने लगे, तब आपको मालूम होना चाहिए कि अब टॉप बन गया इसमें। बहुत मजेदार बातें चल रही कि गोल्ड में कुछ लोग कह रहे हैं ये फालतू की रैली चल रही है, इसमें कोई दम ही नहीं है, गिराओ इसको, पहले गिर जाना चाहिए इसको। तो अच्छा, दूसरा सिल्वर में भी सर, सिल्वर में तो बहुत सारे गल्फ के सॉवरेन फंड बाइंग कर रहे हैं। तो सिल्वर की तो बहुत सारी इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, और वो सब लोग खरीदारी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें उसमें हो रही हैं, जबकि सिल्वर की ऐसा कोई सप्लाई कांस्टेंट नहीं है। बिल्कुल, सिल्वर काफी तादाद में अवेलेबल है, लेकिन जैसे हमेशा कमोडिटी में होता है कि जब भाव बढ़ने लगते हैं तो लोग दबा के बैठ जाते हैं, फिर तो मैं बेचूंगा ही नहीं, अब नहीं बेचूंगा। तो हमेशा इसीलिए कमोडिटी को आप सप्लाई से प्राइस करिए। अगर सप्लाई नहीं है
तो भले ही वो कितनी अबेंडेंस में हो, भाव फिर कुछ भी हो सकता है। तो सिल्वर में भी वही हो रहा है। अब जी। तो बताओ, लमसम में कोटक ने रोक दिया है कि आप हम्म, पैसे नहीं डाल सकते। ETF में, या दिस। ये आप इसके पीछे आपको लगता है लॉजिक? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि गोल्ड क्या है, गोल्ड ना आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप फिजिकल खरीद के और उसकी डिलीवरी लेके आप उसको स्टोर कर सकते हैं। मतलब इतनी उसकी जो साइज है, क्वांटिटी इतना नहीं है। पर आप 20-25 लाख का सिल्वर लेने जाए, उसकी क्वांटिटी इतनी बड़ी है कि आप उसको रखेंगे कहाँ और उसको मूव कैसे करेंगे। तो सिल्वर में कई बार क्या होता है कि जो मूवमेंट ऑफ एसेट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और ये जो ETF हैं, जैसे हमारी पहले पिछले हफ्ते बात हुई थी, जब हमने डिस्कस किया था कि कैसे ETFs को ये प्रॉब्लम होगी कि अगर डिमांड आई तो उसके सामने का सिल्वर लेके रखे कहाँ। वॉल्ट होनी चाहिए जहां पे आप प्रॉपर ऑडिटेड अपना सिल्वर स्टोर कर सके। तो जिस तेजी से भाव बढ़े, ये सिल्वर ETF उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं उसका, तो इसलिए नए यूनिट्स नहीं बना रहे हैं अभी। तो जो सस्पेंड किया कोटक ने इसीलिए किया कि भाई हम, आप अगर हमको पैसे देंगे नई यूनिट्स के लिए, उसके लिए हमको उतना अमाउंट का सिल्वर फिजिकल लेके कहीं रखना पड़ेगा। तो अभी मुझे लगता है कि वो सिल्वर की अवेलेबिलिटी भी हो, पर उतना मूव करना, मतलब आप किलो टन की बात कर रहे हैं, उसको कहाँ मूव करेंगे, कैसे रखेंगे। सोना रखना आसान है। तो जो जो और इन्वेस्टर्स भी जो हैं वो पेपर ETF ज्यादा प्रेफर करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि वो कहां से सिल्वर लाके रखेंगे खुद। तो ये जो कन्वीनियंस चार्ज जो है, ये है प्रीमियम जो ETF, सिल्वर ETF में बना रहेगा 2 से 5% का। इसको आप कन्वीनियंस चार्ज समझिए। गोल्ड तो आप फिर भी रख सकते हैं, पर सिल्वर नहीं रख सकते। तो ये दिवाली तक रहेगा या दिवाली के बाद खत्म हो जाएगा? नहीं, मुझे लगता है चलेगा। जैसे आपने बोला ना कि जो 2% का जो टिपिकल नंबर है, उससे हम बहुत दूर हैं अभी भी। तो एक तो वो इक्वेशन आएगी, दूसरा एक इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। तो जो कंपनीज जिनको चाहिए सिल्वर अपनी प्रोडक्शन के लिए, सेमीकंडक्टर, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज में लगता है, वो भी अब हेज कर रहे हैं सिल्वर को कि भाई अगर प्राइस बहुत बढ़ गया तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो एक वो हेजिंग चल रही है, दूसरा इन्वेस्टमेंट की भी डिमांड है, तीसरी सप्लाई और मूवमेंट कंस्ट्रेंट है। तो मुझे लगता है सिल्वर और गोल्ड में, मुझे लगता है फ्रैंकली सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है रिटर्न में गोल्ड भी इस समय। ये जो बात कर रहे थे आप 2% वाली, वो ये हाँ, चार्ट वो आप है। समझाइए, आपके आपको अच्छा उसका हाँ, आइडिया है। इसमें क्या है, गोल्ड और सिल्वर के बीच का संबंध है कि लास्ट 50 इयर्स में गोल्ड का प्राइस क्या होना चाहिए था और सिल्वर का प्राइस क्या होना चाहिए था। दोनों के बीच में एक, जैसे ना बड़ा भाई छोटा भाई, एक लार्ज कैप है, मिड कैप है, तो दोनों उसी संबंध में साथ साथ चलते हैं। तो जो बीच में एक पतली सी आपको रेड लाइन दिख रही है, एवरेज है। लेकिन आपको जो ये दिख रही है बड़ी, ये दो लाइनें, ये 1980 की है, जो हंट ब्रदर्स ने कांड किया था। तो उस समय एक्स्ट्रा आपको भाव दिख रहा था, वो $50 तक गया था, ये वाली लाइन $50 तक गई थी, फिर वहां से वो कोलैप्स होकर $6 पे आ गया था। लेकिन अगर उस पूरे मूवमेंट को आप कैप्चर करें यहां से लेके टिल 24 तक, और बीच में एक लाइन खींचे विच इज द एवरेज, एंड इट इज 2% ऑफ द गोल्ड प्राइस। यानी गोल्ड अगर 1 करोड़ रुपए किलो है तो चांदी 2 लाख रुपए किलो होनी चाहिए। ये डेटा दिखाता है लास्ट 50 ईयर्स का। तो जो लोग डेटा माइनिंग करते हैं या बड़े बड़े फंड लोग ये सब बताते रहते हैं, वो ही डेटा है ये। और ये बाकायदा बड़े फंड मैनेजर्स जो है यूएस में, उन्होंने क्रिएट करके बताया कि देखो 2% तो होना चाहिए। तो अभी 2% से हम लोग बहुत दूर हैं। इससे पहले एक और मैं आपको फिगर दिखाता हूं डेटा, उसके बाद इस पर चर्चा करें। ये जो आपको थोड़ा सा काला काला सा दिख रहा है, इसमें जो लाइन है ना, जिसमें आपको हार्ट बीट टाइप की लाइन दिख रही है, ये सिल्वर बैकवर्डेशन की लाइन। बैकवर्डेशन का मतलब कि स्पॉट प्राइस जब फ्यूचर से ऊपर चला जाए, तो आप देखिए यहां पे रेड लाइन है, ये वही पीरियड था, और यहां पे ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही है जो आज की है। यानी आज ये 40-50 साल बाद, 1980 के बाद ये पहली बार हुआ है कि सिल्वर में बैकवर्डेशन हुआ है, कि स्पॉट प्राइस फ्यूचर से ज्यादा चल रहा है। ये अपने आप में कोई स्टोरी कह रहा है, बबल है, यूफोरिया है, जिस नाम से भी आप लोग समझना चाहें वो समझ सकते हैं, लेकिन ये डेटा दिखा रहा है कि साहब देखिए, अब जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इतना प्रीमियम चल रहा है, आप फिजिकल लेने जाएंगे तो इवन गोल्ड में भी $10,000 का प्रीमियम एमसीएक्स के भाव से चल रहा है, अगर आप गोल्ड फिजिकल लेने जाते हैं तो। सो दिस इज द सिनेरियो। मतलब कमोडिटी में पता नहीं क्या हो रहा है। अब आप इसको देखिए, तो ये जो 2% वाला है, इस पे बहुत सारे लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई साहब ये 2%
होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कल एक बार मजा आया मुझे कि फिजल आउट हुआ 50, दोनों ने एक राउंड ऑफ फिगर मारा, उसने $4,000 मारा, इसने $50 मारा, उसका दोनों में तो ऐसा लगा कि शायद नीचे आया। लेकिन ये जो 2% वाला गेम है ना, 3% हो गया था जब हैंड ब्रदर्स वाला इशू हुआ था। 3% तो मतलब पक्का वहां से फिर फिजल आउट होती है रैली, लेकिन 2% तक जा सकती है सिल्वर। लेकिन उससे पहले कई बार ये ऊपर नीचे हो सकती थी। इट्स ए वेरी वोलेटाइल कमोडिटी। सिल्वर हमेशा सबसे ज्यादा वोलेटाइल कमोडिटी मैंने देखी है। लेकिन नॉट ओनली सिल्वर सर, तो कॉपर में भी तेजी है, प्लेटिनम में भी तेजी है, पैलेडियम में यस, उससे ज्यादा तेजी दिख यस, रही है। करेक्ट। वही मैं कह रहा था कि देखिए Across- ये एक जैसे, हाँ ये बिल्कुल, और ये काफी मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। जो जो कॉपर में ब्रेकआउट है वो 10-11 साल के बाद वो प्राइस देखा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से स्पेकुलेटिव डिमांड आ गई है। ये सारी कमोडिटीज हैं, ये सब एकदम साइडवेज जा रही थी। और इसमें काफी कंट्रीब्यूशन चाइना का था, क्योंकि चाइना में जो कंजम्पशन इकोनॉमी में एकदम स्लो डाउन आया, तो उसकी वजह से काफी कमोडिटीज पे इंपैक्ट हुआ। धीरे धीरे कैपेसिटीज बंद हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई, जो नहीं चला पा रहा था वो बंद करता गया। तो अब सिचुएशन ऐसी आ गई है सडनली कि सप्लाई कंस्ट्रेंड है, डिमांड ज्यादा है। स्पेकुलेटिव डिमांड, इन्वेस्टमेंट की डिमांड जो थी वो पहले नहीं थी कि सिर्फ एक फाइनेंशियल एसेट की तरह इसमें इन्वेस्ट कर दे, वो अब आनी शुरू हुई है। तो अब जब सारी चीजें एक साथ डिमांड पे आ रही हैं और ऐसे समय में जब सप्लाई मैच नहीं कर पाएगी, तो हाल की बात है वो तो ऊपर, ये सारे प्राइस ही ऊपर ही जाएंगे। अब कहां तक जाएंगे वो कहना मुश्किल है, पर क्योंकि वो स्पेकुलेटिव डिमांड ड्राइव करेंगे। पर मैंने देखा है कि अभी भी मार्केट में स्पेशली सिल्वर और गोल्ड में काफी शॉर्ट्स हैं, हेज फंड के भी शॉर्ट्स हैं, और वो शॉर्ट्स कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। पर एक समय वो शॉर्ट्स भी कटेंगे और तब एक दूसरा लेग आएगा रैली का। तो बिल्कुल आई थिंक ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स हैं, और मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स होते हैं तो वो सस्टेन करते हैं, और अच्छे मोमेंटम प्लेज हैं ये अभी। अब ये वाला ग्राफ देखिए जरा, बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है ये। इसमें जो पाई बना हुआ है, ये पाई ये दिखाता है कि कितना कितना डिमांड 16 में कब थी, फिर आज कितनी है, कैसे बढ़ी कैसे घटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, इसको पढ़ना चाहिए। कि जो रेड कलर का हिस्सा है वो है ज्वेलरी फैब्रिकेशन का, मतलब सोने और चांदी की जो ज्वेलरी बनती है उसका सबसे ज्यादा डिमांड चाइना और इंडिया से होता है। 2016 में 53% था, जो 2025 में 40% रह गया। यानी लोगों को लग रहा है ज्वेलरी मत खरीदो, क्योंकि महंगी भी है, मेकिंग चार्ज है और पता नहीं क्या क्या है उसमें। कंटिन्यूअसली वहां पे देखिए, एक साल वो बढ़ के आया, 2017 में 56 हुआ, लेकिन उसके बाद से धीरे 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 कम होते होते वो 40% पे आ गया। उसी के कॉन्ट्रेरी जो ग्रीन वाली पाई है वो नेट सेंट्रल बैंक बाइंग है। 2016 में देखिए कितना छोटा सा था, उसके बाद वो 2020 तक कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ, 15-14 के आसपास रहा। 21 में जब वो आया तो उसमें एकदम से एक स्पट आया और 22 में सीधे 22% हो गया। तो 14-15% से सीधे 22%, फिर 23 में 22%, फिर 24 में 24%, और अभी भी 24% बना हुआ है 25 तक। तो बड़ा बायर एक सेंट्रल बैंक आया जिसने खरीदारी की, और इंडस्ट्रियल डिमांड गोल्ड की एज इट इज है, अभी उसमें कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आया। कॉन्ट्रेरी है कि सिल्वर में ज्यादा आया है। लेकिन फिजिकल डिमांड देखिए आप, फिजिकल इन्वेस्टमेंट, अगेन ज्वेलरी लोग नहीं खरीद रहे हैं, क्वाइन लोग नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि क्वाइन में मेकिंग आ गई, लेकिन बार खरीद रहे हैं लोग। तो आप देखिए 2016 में जो ग्रीन वाला पाई का हिस्सा है वो कितना छोटा सा था, अब वो धीरे 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 इंप्रूव होता हुआ यहाँ पे आ रहा है, जो कि 2025 में आके स्लाइटली इंप्रूव हुआ है। और जो एक फिजिकल डिमांड का जो पिंक कलर का चार्ट है वो 29% हो गया है। तो इससे क्या समझ में आता है इन सारे पाई से कि सेंट्रल, देखिए गोल्ड की सप्लाई में 3 पार्ट होते हैं, सेंट्रल बैंक और इन्वेस्टमेंट डिमांड और प्रोडक्शन। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कम नहीं हो रही है, सेंट्रल बैंक की बाइंग कम हो रही है, और प्रोडक्शन उतना ही है, बल्कि शॉर्ट हो रहा है, 200 टन का शॉर्टेज है इसमें। तो रिसाइकलिंग का गोल्ड आ ही नहीं रहा ना मार्केट में, तो इसलिए गोल्ड में भी सिनेरियो वही बना हुआ है। ये भी, ये चार्ट भी अपने आप में कितने साल की, 16 से 25, 9 साल की कहानी ये भी आपको गोल्ड में कैसे कैसे चेंज हो रहा है वो आपको दिखा रहा है। सो माय क्वेश्चन इज कि ये सर
क्या है, बबल है या कैसे कैसे इसको कैसे रीड किया? देखिए आप मैं कोई भी और बायर होता है, ये जो आपने डेटा दिखा ना, ये इन्वेस्टर्स को बार बार देखना चाहिए, क्योंकि आप किसी की भी बाइंग हल्के में ले सकते हैं, ठीक है, कि ये तो टेम्परेरी बायर है, स्पेकुलेटिव बायर है, निकल जाएगा। सेंट्रल बैंक्स के साथ आप नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते, क्योंकि जब सेंट्रल बैंक की बाइंग आती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास पावर है करेंसी प्रिंट करने का, वो क्या कर रहे हैं, करेंसी की जगह वो अपने जो रिजर्व्स हैं वो यूएस डॉलर ट्रेजरी से निकाल के अब वो शिफ्ट कर रहे हैं फिजिकल गोल्ड में, और फिजिकल गोल्ड में भी ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें बैंक यूएस फेड का जो जो रिजर्व है वहां पे, या फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड जो काफी सोना अपना दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक्स के लिए अपने पास रखता है, हमको नहीं रखना, हमको चाहिए, अब हमारा सोना हमें दे दीजिए, हम रख लेंगे। पहले वॉल्ट्स नहीं होती थी, हर सेंट्रल बैंक अपनी वॉल्ट नहीं बना पाता था। अब मैं देख रहा हूँ मिडिल ईस्ट में कतार जैसी कंट्रीज है, वो सब अपनी वॉल्ट बना के अपना सोना डिलीवरी लेके अपने पास रख रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि ये बड़ी जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म डिमांड है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स एक बार लेके सडनली अगले साल बेच के ट्रेडिंग नहीं करते हैं। अगर वो उन्होंने डिसाइड किया है कि इतना हमको एलोकेट करना है गोल्ड में, तो उतना एलोकेट करेंगे अपने रिजर्व्स को गोल्ड में। और ये एक कंटिन्यूइंग स्टोरी है जो मैं देख पा रहा हूं कि अब सारे देश जो हैं, स्पेशली इन द ईस्ट एंड मिडिल ईस्ट एंड इन एशिया, वो सब चाइना इंक्लूडिंग अपना रिजर्व बढ़ा रहा है और अपना रिजर्व अपने पास रख रहा है। तो मुझे तो लगता है कि ये डेटा अभी भी पूरा कैप्चर नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि अगले साल अगर हम इसी को देखेंगे 26 में 27 में, तो सेंट्रल बैंक का जो बाइंग है वो मेरे ख्याल से 30% को भी क्रॉस कर जाएगा। और वो ऐसी सॉलिड होल्डिंग कैपेसिटी है उनकी कि आप उनको हिला नहीं सकते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोल्ड $2000 पे या $5000 पे, वो उनका उनका मैंडेट है कि हमको रखना है इतना पैसा गोल्ड में, इतना टन गोल्ड हमारे पास होना चाहिए। तो इसको देखते हुए ये कंटिन्यूअस बाइंग है सेंट्रल बैंक की। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड तो है ही, जो है वो भी हेज करने आएंगे, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रियल यूजर हैं कि आपको गोल्ड चाहिए अपने प्रोडक्शन के लिए, तो आप भी डरेंगे कि भाई मैं इसको हेज कर लूं जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो क्या होगा कि जो मेरा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो हर तरह से एक राइजिंग मार्केट के लिए अभी बहुत सारे बहुत तरीके हैं अभी इसको और ऊपर जाने के लिए, मुझे लगता है। ना इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग है। तो ये गोल्ड और सिल्वर की कहानी ना बहुत तरह तरह से चल रही है, तो भैया बहुत देख समझ के करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कई बार क्या यूफोरिया में आप फंस भी जाते हैं कि 50 जगह स्टोरी सुनी फंस जाएंगे, या आपको कई बार फोमो भी होता है। अब किसकी सुने किसकी ना सुने, ये अपने दिमाग, अपने एडवाइजर के दिमाग का इस्तेमाल करिए आप लोग। अब सर थोड़ा आपको इक्विटी में बताइए भाई, एक टीसीएस ने कल रिजल्ट दिया, 1 गीगावाट का आपकी फेवरेट कंपनी है वो बनाने वाले हैं। उनको भी सिल्वर की जरूरत पड़ेगी डेटा सेंटर के लिए। चिप लगाएंगे तो सिल्वर तो उनको भी चाहिए, ये तो बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सिल्वर की डिमांड का एक और रास्ता खुल गया। कुछ सुधार देख रहे हैं आपके? नहीं ये आईटी के इस जो थोड़ा सा इन्होंने कहा कि हम डाइवर्स कर रहे हैं, नहीं देखिए कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कोशिश गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। वो हार्डवेयर फिजिकल डेटा सेंटर में घुस रहे हैं जिसमें उनका कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था। जैसे शेयर होल्डर मैं क्वेश्चन करूंगा कि भाई आप अपनी जो सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी है, इतना बड़ा मार्केट है दुनिया में, ओपन एआई जैसी कंपनी $350 बिलियन के मार्केट कैप पे आ गई, $500 बिलियन के मार्केट कैप पे आ गई है, आपकी कंपनी अभी भी वहीं की वहीं है। तो आप जो मार्केट को चाहिए, जिसके लिए मार्केट वैल्यू दे रहा है कंपनीज को, उस बिजनेस में क्यों नहीं जाते हैं आप? ये क्यों डेटा सेंटर जैसे हार्डवेयर ओरिएंटेड लो मार्जिन, लो आरओई, लो आरओसी बिजनेस में क्यों जा रहे हो? कह रहे हैं 45,000 करोड़ का खर्चा आएगा। 45,000 करोड़ का खर्चा आप एक डेटा सेंटर पे कर रहे हैं, जो कि आपका 2 साल का कैश फ्लो है लिटरली, और उसको आप आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और गिराएगा वो ना, आप शेयर होल्डर्स का बाईबैक कर पाएंगे। तो बड़ी मतलब मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे लगता है कि बहुत ही गलत डिसीजन है ये मैनेजमेंट का। रादर देन फोकसिंग ऑन बिल्डिंग वैल्यू इन सॉफ्टवेयर, वो हार्डवेयर में जा रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी रिलायंस, अडानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अपने डेटा सेंटर बना रही हैं। तो उसमें जाने का मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा कि कैसे एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाए शायद उस तरीके से, पर
जरूर सुनना चाहूंगा उनसे कि उनका क्या लॉजिक है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कैसे डिफेंड करते हैं अब इस डिसीजन को। फोमो है सर, मिस आउट फीलिंग होती सबको, सब दुनिया डेटा डेटा कर रही है और आप डेटा सेंटर में जा ही नहीं रहे, तो उन्होंने सोचा मैं भी चला जाता हूँ। ना, पर आई थिंक टाटा में और कंपनीज हैं जो ये काम कर सकती हैं, टाटा टेलीकॉम है, टाटा पावर है, वो सब ज्यादा केपेबल है। टीसीएस का इसमें जाना वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि 45,000 करोड़ का आप सॉफ्टवेयर की अर्निंग्स आप एक हार्डवेयर के बिजनेस में लगा रहे हैं, आपकी एआई टूल्स, एआई स्किल्स कुछ नहीं है। मैं कहता बल्कि इससे अच्छा आप यूरोप में जाके कोई एआई कंपनी एक्वायर कर लें, इतनी अच्छी कंपनीज हैं वहां पे जो ऑलरेडी एआई में काम कर रही हैं। वो मुझे लगता है कल्चरल एक मिसफिट है, क्योंकि वो प्रोडक्ट कंपनीज हैं और ये सर्विसेज कंपनीज हैं, तो इनको भी इस बात का डर है कि उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, उन कंपनीज को उनके साथ काम कैसे करेंगे। तो चलो डेटा सेंटर बनाते हैं। मुझे लगता है बहुत ही डिफेंसिव और बहुत ही बैकवर्ड लुकिंग डिसीजन है, पर वो समय बताएगा कि क्या होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे ये एक बार अभी क्या सोलर पावर में भी सब लोग एकदम से बहुत बुरी तरीके से एंट्री कर गए। अब लेटेस्ट खबरें आ रही कि भाई जितनी कैपेसिटी आने वाली है कैपेक्स के थ्रू, उतनी क्या जरूरत कंजम्पशन होगा कि नहीं होगा। मुझे ध्यान है रिलायंस ने अपने एजीएम में उन्होंने भी एक बहुत बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनाने की बात कही है। सो दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। और दूसरा एक चीज जो आने वाले समय में लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि डेटा सेंटर में जो 3 चीजें लग रही हैं, बिल्डिंग लग रही है, कंप्यूटर हार्डवेयर लग रहा है और बिजली, 3 ही चीज से चलता है डेटा सेंटर। ये तीनों में डिप्रिसिएशन आपने कैसे काउंट किया है कि हर ये सारी चीजें 5-8 साल में डिप्रिशिएट होती हैं, तो उतना डिप्रिशिएशन लेने के बाद आप पैसा बना पाएंगे क्या? क्वेश्चन ये कि आप कितने मार्जिन के धंधे करेंगे। तो बहुत सारे सवाल इस पर हैं कि ये मूव कितना सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। लेकिन वैसे स्टॉक आज हम लोगों ने देखा था कि बहुत मार्केट ने उसको बहुत लिया नहीं कि बहुत गंग हो जाए कि हाँ बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। तो ये तो हो गई आईटी की कहानी। अब सर दूसरे साइड में क्या चल रहा है? दिवाली वाली में कोई शॉपिंग वॉपिंग मार्केट में किस टाइप की कर रहे हैं, या आप सिर्फ चॉकलेट खरीदने में भरोसा रखते हैं दिवाली के समय? दिवाली की चॉकलेट तो खरीदनी पड़ती है, वो तो लाजमी है। पर आई थिंक अगला 1 साल का व्यू ले मार्केट के पर्सपेक्टिव से, तो मुझे लगता है अभी भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत है नीरज जी। जो काफी लोग हैं जो घबराते हैं कि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है एक्सपेंसिव, मैं भी चाहूंगा कि कम हो। पर दूसरी तरफ मुझे लगता है कि काफी कंपनीज ऐसी हैं जो प्योर ग्रोथ कंपनीज हैं, जो मतलब आप कह सकते हैं रिसर्च करके कि अगले 3 साल 4 साल में 35-40% का एनुअल ग्रोथ दिखाएंगी। और वो कंपनीज थोड़ी महंगी हैं ट्रेडिशनल मीट्रिक से, पर अगर मैं उसको प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ पे लूं तो फिर भी अभी भी वो 1.5 टाइम के आसपास होंगी। तो अगर 50 टाइम के पी मल्टीपल पे कोई ऐसी कंपनी है जो 35% का 40% का ग्रोथ करने वाली है, तो उसका पीजी रेशियो 1.2 ही है। मैं कहूंगा ये कंपनीज फिर भी रिटर्न देंगी कंपेयर टू, जैसे हमने टीसीएस की बात करी, अब टीसीएस है 2% की उसकी ग्रोथ है एनुअल ग्रोथ, और वो उससे ज्यादा गाइड भी नहीं कर रहे, और वो 20 टाइम के पी मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है। तो 20 टाइम मतलब उसका पीजी रेशियो 10 का है। तो वो 10 का रेशियो पीजी का मैं दूं टीसीएस जैसी कंपनी को, वर्सेज मैं एक कोई ग्रोथ कंपनी है जैसे मेरी बाय रिकमेंडेशन है पर सिरमा एसजीएस है या केन्स है, जो अभी भी डे टाइम के पीजी पे चल रही है। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को उन कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए जो अभी भी 5,000 करोड़ से लेके 20-30 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे हैं, बिकॉज जो मल्टी बैगर है अब यहां से आएंगे, टीसीएस से नहीं आएंगे मल्टी बैगर। और अच्छी बात यह है कि इंडिया जैसे ग्रोथ मार्केट में इन्वेस्टर के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, आप उसको अलग अलग तरीके से खेल सकते हैं। काफी सेक्टर्स हैं जो अभी भी इमर्ज हो रहे हैं। हमारा कंज्यूमर इंटरनेट स्पेस है वो अभी भी बहुत यंग है कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स। हमारा जो फिनटेक सिस्टम है वो अभी भी नया है। और जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहे हैं, स्पेशली सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक, रेलवेज, डिफेंस, ये बहुत बड़ी थीम्स हैं। ऐसे शिप बिल्डिंग है एक बड़ी थीम अब इमर्ज हो रही है सरकार के सपोर्ट से। तो बहुत थीम्स हैं, इन्वेस्टर्स को वो चूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि आपको एक ही थीम बैक करनी है, आप मल्टीपल अप्रोच लेके आप अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो मुझे लगता है अगला जो दिवाली है, ये जो संवत है, ये अच्छा रहेगा मार्केट्स के लिए। मेरे को कोई डाउट नहीं है कि जल्दी हम न्यू हाइस पे जाएंगे, एफपीआईज भी अब वापस आएंगे, रीएलोकेशन होंगे पोर्टफोलियोज के। तो एफपीआई की जो सेलिंग है वो थोड़ा मार्केट को होल्ड बैक कर रही थी, पर थोड़ा रिवर्सल होते ही मुझे लगता है वापस हम नया हाई देखेंगे मार्केट पे। अरे ये जो इतने सारे उपाय किए गए, जीएसटी काट दी गई, आरबीआई ने एकदम फ्लड गेट खोल दिया, इनकम टैक्स में भी कटौती हो गई, सब तो कर दिया सरकार ने, और क्या चाहिए? पब्लिक कंजूस हो गई क्या बहुत? नहीं पर आप खरीद रहे हैं। आपको मैंने शेयर करा था वो मर्सिडीज की हाईएस्ट एवर सेल थी इस दिवाली पे। ये दिवाली कह रहा हूँ अभी जो हर जीएसटी 6 कट मिनट में
मैं उसके खिलाफ हूँ सर। हर 6 मिनट में आपने मर्सिडीज खरीदी, स्वदेशी क्यों नहीं खरीदी? पैसा नहीं, पर मर्सिडीज में यही क्यों तो लगाया? बड़ी डिबेट है ना। अब यही तो बड़ी, हम ट्रम्प को हम कहते हैं कि आप क्यों इसको टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरा आप कह रहे हैं कि आप खुद कह रहे हैं कि स्वदेशी क्यों नहीं खरीदी। तो एक हमें भी चूज करना पड़ेगा कि हम बेटर प्रोडक्ट कहीं भी बना है उसकी तरफ जाएंगे, या हम कहेंगे कि चलो अच्छा प्रोडक्ट नहीं है पर चलो देसी गाड़ी ले लो। तो पर फिर ट्रम्प से क्यों दुनिया परेशान है? वो भी तो यही कह रहा है कि भाई जो फोर्ड ले लो, टेस्ला ले लो, जहां पे बनी है, क्यों तुम बाहर की गाड़ियां, चाइनीज गाड़ियां लाके बेच रहे हो? तो ये बड़े मोरल डिबेट टाइप की पहुंच गई, मोरल डिबेट इकोनॉमिक्स है में मोरल ये। हाँ, पहुंच गया इसके लिए हमको एक अच्छा पूरे दिन का शो रखना पड़ेगा, उसमें काफी 10-20 लोगों को बुलाना पड़ेगा आपको। है। मैंने वो देखा कि यार ये मर्सिडीज इतनी लोग खरीद रहे हैं, मैं स्वदेशी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, उस पे खरीदना चाहिए लोगों को। बट अब ठीक है, पर आप दूसरी तरफ ऐसा देखिए ना, है। टेस्ला आई यहाँ पे, सिर्फ 60 गाड़ियां बिकी टेस्ला की। लोगों को लगा कि क्या लाइन लग जाएगी इसे टेस्ला खरीदने के लिए। आपने लिया कि नहीं? नहीं नहीं, मैंने नहीं लिया, मेरे को कोई शौक भी नहीं है, मेरे पर ना मेरे पास इतने पैसे हैं। स्वदेशी लेंगे आप? हाँ, नहीं नहीं, स्वदेशी नहीं, जो भी सस्ता होगा ले लूंगा, सस्ता सुंदर टिकाऊ। मैं तो कल सपने में देख रहा थी मैं ड्राइवरलेस कार में घूम रहा हूँ। तो वो तो खैर अभी सपने लेकिन मैंने कल सपने में देखा कि मैं ड्राइवरलेस कार की सवारी कर रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है उसमें। ये मैंने एक्चुअली किसी का वीडियो देखा था, तो वो मेरे दिमाग में रहा होगा, तो वही सपने में आ गया। नहीं, पर ये होगा, इंडिया में भी होगा जिस तरह से अब गिग वर्कर्स, गिग इकोनॉमी की वजह से ना काफी क्या होगी, काफी जो हाउस स्टाफ था, जो सब था, वो कमी हो रही है। मेट्रो में आप किसी से बात करिए, सबको ये अब लग रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन नहीं करना चाहते जो पेरेंट्स करना चाहते थे, और ठीक बात है। तो आई थिंक ऑटोमेशन जनरली, ऑटोनॉमस कार्स, ऑटोनॉमस हाउस क्लीनिंग, ऑटोनॉमस केटरिंग, जो घर पे खाना बनाने वाले, ये सब धीरे धीरे आप देखेंगे रोबोटिक्स, ऑटोमेशन की तरफ जाएगा ये। और इसके लिए और भी ज्यादा जरूरी है कि हमें अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खुद बनानी पड़ेगी। तो अभी तो हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बहुत ही शुरू में है, ओसैट प्लांट वगैरह बनाने शुरू किए हैं, कुछ स्टार्टअप डिजाइन वगैरह कर रही हैं, पर ये रोबोटिक, जैसे इंडिया हमेशा लीप फ्रॉग करता है टेक्नोलॉजी को, हम सीधा 5G पे पहुंच गए, जबकि बाकी कंट्रीज अभी भी वो पूरे जर्नी से निकले। तो हम भी, मुझे लगता है रोबोटिक्स में हम भी वैसे ही लीप करने वाले हैं, और काफी इसमें जो कंपनीज है इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो इसमें इनोवेट करके प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट के लिए काफी अच्छा काम करेंगी, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है अब। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो आजकल को जो BS6 गाड़ी चल रही है ना, हम लोग BS3 से सीधे जंप कर गए थे, बीच में 2 जी छोड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो छोड़ भी देना चाहिए, क्या जरूरत है कि स्टेप बाय स्टेप क्यों चलने का। तो अच्छा सर, ये बताओ आपने कोई पिक्चर देखी है? मैं तो देख ही नहीं पाया हूँ, आप थिएटर जाते रहते हैं। अरे कंटारा क्यों की नहीं जो आई देखी है? है। कंटारा 2 मैं देखने बिल्कुल जाऊंगा, मेरे को 1 बहुत पसंद आई थी, और मुझे लगता है एक क्लासिक एग्जांपल है लो बजट की, प्योर कंटेंट बेस्ड ब्रेकआउट मूवी थी वो, और अभी भी लोग उसको बार बार देखते हैं। 2 मैंने देखी नहीं, पर मेरा प्लान है वीकेंड पे जाने का। जॉली एलएलबी 3 देखी हाँ क्या? सॉरी, कौन सी? जॉली एलएलबी 3। हाँ वो मैंने देखी, वो ठीक थी, मतलब अच्छा था, लोकल फ्लेवर, पर अच्छी थी। पर आपने क्या ओटीटी पे क्या देखा? आपने ओटीटी का बताइए ना कुछ नया। ओटीटी पे मैंने इस बीच मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, साउथ की फिल्में देखी बहुत सारी, और अपनी हिंदी में तो बहुत ज्यादा कुछ बॉलीवुड से आया नहीं। एक आध फिल्म आई तो बहुत ही बकवास थी, तो मैं तो उसको तो मेंशन भी नहीं करूंगा मैं। नाम भी नहीं लेना चाहिए उनका। नाम की, क्योंकि मैं नाम ले लूंगा तो लोग गुस्सा हो जाएंगे। मैं बॉलीवुड की तो फिल्में बिल्कुल नहीं देखूंगा, बट साउथ में कई सारी फिल्में हमने देखी हैं। एक शायद हमने लास्ट टाइम केरला स्टेट वर्सेस JSK करके एक फिल्म थी, वो हमने डिस्कस किया था शायद, मेरे ख्याल में। नहीं किया तो वो फिल्म देखनी चाहिए, कि बहुत अच्छी फिल्म थी वो, कि कैसे लॉ कोर्ट के अंदर के वो डिबेट पे थी कि हाउ कोर्ट फंक्शंस। तो वो एक बड़ी अच्छी मूवी हमें देखने को मिली। अभी आ चुकी, हमने अभी मैं सर्च कर रहा तो कई सारी फिल्में उसमें दिख रही है जो हिंदी में डब होके आई हैं, तो मैं उसमें देखने की कोशिश करूंगा। और मेरा मन है, ये प्रीक्वल है कंटारा का जो है ना, वो प्रीक्वल है, तो ओके। उसको देखने का मन है मेरा। लेकिन वो अब पता नहीं कब आएगी, थिएटर जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसमें राम गोपाल वर्मा ने बहुत जबरदस्त ट्वीट लिखा है। राम गोपाल वर्मा ने लिखा है शेट्टी जी के लिए, कि ऋषभ शेट्टी के लिए, कि आपने तो ऐसी फिल्म बनाई है, मतलब सबके साथ आपने पता नहीं क्या कर दिया, वो वर्ड नहीं यूज करूंगा मैं, कि सबकी ऐसी तैसी कर दी। तो वो पर वही प्रीक्वल है ना, देखना। एक ब्रेकआउट इंटेग्रिटी होती है, कोई आपको बड़ा स्टार नहीं चाहिए, कोई स्टार नहीं है, कुछ नहीं, एकदम गांव की
जो फर्स्ट आप देखेंगे जंगल में बनी हुई पिक्चर है, लिटरली मतलब दिख रहा है कि कोई प्रोडक्शन वैल्यू भी हाई नहीं है, कोई ज्यादा बजट नहीं है, तो पर स्टोरी और उसका जो एडिटिंग और म्यूजिक और परफॉर्मेंस और स्टोरी स्पेशली और डायरेक्शन इतना टाइट है, वही चाहिए लोगों को। मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा स्टार पावर और ये सब है वो ज्यादा चलता है आजकल। स्टार पावर वो बना रहे हैं ना, बैड क्या वो बॉलीवुड के बैड है ना, उस टाइप की सब बना रहे हैं। मैंने देखा ना, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उसको देखने की, क्या पता नहीं लोग मजे ले रहे हैं, देख रहे हैं उसको, मैंने कहा मैं तो नहीं देख पाया। नहीं, हमेशा एक सेगमेंट होता है जिनको वो सब भी चाहिए, पर ठीक है, पर मुझे लगता है ज्यादा तक सेगमेंट अब जब माइग्रेट हो गया ओटीटी की वजह से कंटेंट पे, अब कि कुछ देखिए 3 घंटे अगर आप स्पेंड कर रहे हैं अपने जीवन के 3 घंटे लगा रहे हैं कहीं पे, तो कुछ मजा तो आए उसमें, कुछ याद तो रहे कि हाँ कुछ ऐसा देखा था। यस यस यस, कंटेंट पर फोकस होना चाहिए। तो ये सब दिलचस्प हो जाएगा सर। दिवाली क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं दिवाली में? बस दोस्तों के साथ पार्टी, मजा, और ऑफिस में पार्टी, और ऑफिस में सब तो अच्छा मौका है हमारे लिए अगले हफ्ते 10 दिन मजा करने का, रिलैक्स करने का, और अगले साल फिर वापस वही मशक्कत। आप फिर से वही सारी चीजों में जूझेंगे। तो बहुत सारी हम लोगों ने डिस्कशन किए, सोने की, चांदी की, मार्केट की और इधर उधर की बातें। तो इसको आप लोग वैसे ही पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लीजिएगा, डिसीजन मत समझ लीजिए कोई, क्योंकि ये गपशप का शो था, बहुत दिन हो गए थे किया नहीं था। तो एक्चुअली मैं प्लान कर रहा था कि मैं आपके साथ इन कैमरा शूट करूं, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है हमारे पास लॉजिस्टिक्स की और टेक्निकल्स की। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब न्यू ईयर से पहले ग्रैंड शो आपके साथ होगा, है ना? बिल्कुल तो हम तो चाहते हैं कि एक ऐसा शो जहाँ पे 2-3 मित्र बैठ के बिल्कुल मजे करें, जी। तो वैसा कुछ प्लान करेंगे और वो न्यू ईयर का शो होगा अभय जी के साथ। तब तक आप थोड़ा माल मसाला इकट्ठा कर लीजिए। अरे बिल्कुल, आप आपको देखते ही मेरे मन में इतने सारे सवाल और जवाब आने लगते हैं कि मतलब उसकी कोई टॉपिक्स की तो कोई कमी नहीं है, मतलब हम पूरा दिन भी लगा दे तो बात चलती रहेगी। तो बस ठीक है, फिर हम लोग दिसंबर में मिड में किसी समय इन कैमरा वाला एक बड़ा शो करते हैं और उसमें बिल्कुल। 2-3 दोस्त बैठ के गप लड़ाएंगे। राइट सर? थैंक यू सो नीरज जी। ओके। जी सर, थैंक यू सो मच अभय सर, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। जी बिल्कुल। और ये सब जो कुछ हमने डिस्कशन किया है, इसको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बाय सेल होल्ड कुछ मत मानिएगा। ये समझ लीजिए 2 लोगों के साथ आप गपशप सुन रहे थे, आप उसको वैसे ही समझिएगा। थैंक यू सो मच और सबको थैंक यू सर। बहुत-बहुत फेस्टिविटी की शुभकामनाएं। आपको भी आनंद सारे करिए। दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत अच्छी दिवाली रहे सबकी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो थैंक मच।